करना। चलिए वेलकम। चलिए बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज की 23rd पार्ट है और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द वेलकम टू नाउईवर। वेलकम टू नाउईवर पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेंट ये पुस्तक जो है आपकी, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट किस लिए बनी? क्योंकि ये पुस्तक आपकी लिखी गई है, जो इस बार का मैन बुकर प्राइज था उसके लिए इसको नॉमिनेशन के लिए भी गई थी और लेकिन जीत नहीं पाई थी। योर ऑप्शन इज, आपके 4 ऑप्शन है इसमें, डेविड ओल्सुगा, मैलरी ब्लैकमैन, रेवती सुरेश और एल्जाबेथ लेयर्ड। ये आपके 4 ऑप्शन है। पुस्तक का नाम है वेलकम टू नोईवर। वेलकम टू नोईवर किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई है एल्जाबेथ लेयर्ड द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? एल्जाबेथ लेयर्ड के द्वारा। देखते हैं, पुस्तक वेलकम टू नोईवर प्रशंसित बच्चों की लेखिका एल्जाबेथ लेयर्ड द्वारा लिखी गई यह युद्ध और उसके परिणामों के बारे में एक किताब है। पुस्तक के माध्यम से लेखक 12 वर्षीय उम्र, उसके माता पिता, 4 भाई बहनों की कहानी बताता है जो सभी सीरिया पर गृहयुद्ध के कारण गोलीबारी में फंस गए थे, और लेयर्ड वास्तविक जीवन की घटनाओं का संदर्भ देता है और आपके महान चरित्र, दिल छू जाने वाले क्षण और यहां तक कि कभी कभार हास्य भी देते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है किसके ऊपर? सीरिया के ऊपर, जो आपका गृह युद्ध था। तो पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिएगा, वेलकम टू नोईवर। वेलकम टू नोईवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एल्जाबेथ के द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, एल्जाबेथ लेयर्ड द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। 100% ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रहेंगे, क्योंकि सीरिया युद्ध अभी अभी क्या हुआ है, आगे और पीछे का पूरा सिनेरियो इस पे बना, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बनेंगी। क्वेश्चन आप फिर याद रखिएगा, वेलकम टू नोईवर पुस्तक के लेखक कौन है? एल्जाबेथ लेयर्ड। पुस्तक के लेखिका कौन है? एल्जाबेथ लेयर्ड। किसके द्वारा लिखी गई, किस लिए लिखी गई, हम ये भी इसमें क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये जो पुस्तक थी हमारी पर्टिकुलर लिखी गई किसके लिए? ये लिखी गई है सीरिया में युद्ध के लिए। पूरी की पूरी पुस्तक क्या है? लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ऊर्जा, या एनर्जी की, ऊर्जा जो है एनर्जी, उसका एसआई यूनिट क्या है, कैसे चलता है, कौन कौन सी चीजें इस पे हैं? तो आपको पता होगा एनर्जी, एनर्जी जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी, आपको पता होगा यूनिट क्या होती है। यूनिट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? जब हम 2 राशियों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे यूनिट कहा जाता है। अब यूनिट कई प्रकार की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल का मतलब इसे जानते हैं मूल मात्रक। तो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होगी? इसमें 3 प्रकार की यूनिट चलती हैं। एक होता है सीजीएस, दूसरा होता है एमकेएस और तीसरा होता है एसआई यूनिट सिस्टम, या इसी को जानते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसे जाना जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। 4 ऑप्शन है आपके लिए। पहला है हर्ट्ज, दूसरा है जूल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? दैट इज जूल। हर्ट्ज किसका मात्रक है? याद रखिएगा, हर्ट्ज मात्रक है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। न्यूटन किसका है? बल का। और पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर्ट्ज इज अ क्वांटिटी ऑफ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जूल इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। 1 नंबर का क्वेश्चन एनर्जी से जरूर आएगा, जैसे जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद पर्टिकुलर जो आपने माइक्रोफोन, हेडफोन देखे होंगे, वो कौन से एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरे क्वेश्चन। फिर न्यूटन का मात्रक किसका होता है? फोर्स या बल का। और पास्कल होता है किसका? पर्टिकुलर प्रेशर या दाब का मात्रक। तो आपके लिए क्लियर हो गई पूरी चीजें, और ये एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। सबसे ज्यादा सिस्टम कितने होते हैं? तो यूनिट के सिस्टम की बात की जाए तो 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। सीजीएस, सी का मतलब है यहां पर सेंटीमीटर, जी का मतलब है यहां ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब पर्टिकुलर आपका बनता है सेकंड। इसी के बिहाफ पर और इसी को जाना जाता है एसआई यूनिट।
और दूसरा एक और यूनिट सिस्टम होता है FPS। लंबाई को मात्रक करते हैं फुट से, मास को पाउंड से और तीसरे को सेकंड से डिनोट किया जाता है। ये पूरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। एसआई यूनिट किसकी होती है? एसआई यूनिट आपकी किसकी बनी है? पर्टिकुलर जो जूल है वो किसकी है? आपकी जूल पूरी तरह से ऊर्जा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन 100% आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने जानवर दिखाई देते हैं? हाउ मेनी एनिमल्स आर सीन इन इंडियाज नेशनल एम्बलम? 4, 5, 6, 7। जल्दी से कमेंट करके इसको बताइएगा। मैक्सिमम टाइम 1 मिनट। जल्दी से इसके बारे में चर्चा। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, और उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बना कि हमारा नेशनल एनवेलप है क्या? तो इसने कहा नेशनल एनवेलप जो है वो आप लोगों ने कहा वो कौन है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ पूरी तरह से 4 शेर दिखाई देते। तो इसमें कितने जानवर हैं सबसे पहले देखा जाए तो सर लॉयन तो होता ही होता है। लॉयन होता है कि नहीं होता? देखेंगे। पहले नंबर पे इस पे बना कौन सा? एलिफेंट। दूसरे नंबर पे इसमें होता है बुल, सांड होता है, एक तरफ सांड और दूसरी तरफ की बात की जाए तो इसमें होता है हॉर्स। तो एक हो गया हाथी, एक हो गया सांड, एक हो गया घोड़ा, और जो पूरा का पूरा स्तंभ बना है वो चारों तरफ इसके कौन बने होते हैं? शेर। तो टोटल जो एनिमल है कितने एनिमल हो गए? 4। तो राइट आंसर बन गया इसका 4। सही उत्तर क्या हुआ? 4। लेकिन इस पे जो एक वाक्य लिखा होता है, वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया पूछा जाए तो याद रखेंगे मुंडकोपनिषद। ये एक प्रकार का उपनिषद है जिसे जानते हैं मुंडकोपनिषद के नाम से। तो हमारे नेशनल एनवेलप में कितने पशु हैं? 4 पशु हैं। सारनाथ की इसमें पर्टिकुलर पूरी की पूरी प्रतिमा बट वृक्ष के हिसाब से ये पूरा बनता है। और इसमें सत्यमेव जयते कहां से लिएगा? मुंडकोपनिषद। चारों जानवरों के नाम हमारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूं दूसरा प्रश्न भी क्लियर हुआ। पहले और दूसरे प्रश्न में दोनों एक साइंस से बिलोंग करता था, दूसरा आपका स्टैटिक से बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं इस पे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोदी जी की योजना से शायद संबंधित होगा। वह कौन सी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ग्राम विकास योजना, मनरेगा, नवजीवन योजना, नरेगा। Which is the scheme whose main objective is to provide 100 days of employment to the families in the financial year in the rural region? ग्राम डेवलपमेंट स्कीम, मनरेगा, नवजीवन योजना, नरेगा। 2 योजना इसके लिए कांग्रेस ने चलाई थी। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में बदलकर इसका क्या कर दिया? मनरेगा। तो आप याद रखिएगा इसका पूरी तरह से नाम रहेगा हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये योजना कौन सी बनेगी? मनरेगा। कौन सी योजना है? मनरेगा। स्टार्ट कब हुई अगर पूछा जाए? इट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2005। 2005 में इसको क्या किया गया? लाया गया, और स्टार्ट इसका प्रारंभ 2006 में हुआ। नाम बदल के इसका बनाया गया। अब मिनिमम कई राज्यों ने मिनिमम इसके लिए 120 डेज कर दिया है। जब ये योजना बनी थी जब कितने दिन की? 100 दिन की तो गारंटी है इसमें। 100% योजना। ग्राम विकास योजना में क्या होता है? गांवों के विकास के लिए है। नवजीवन योजना गांवों में महिलाओं को उज्जवल विचारधारा से जोड़ने के लिए योजना बनी। और नरेगा मनरेगा का ही नाम था। क्लियर रहेगा। एक सबसे ज्यादा इस योजना याद रखेंगे उड़ान योजना। उड़ान योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। उड़ान योजना कब से? 2016। और इस बार के बजट में चर्चा है
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, महिलाओं के लिए बढ़ाकर वो 12,000 कर रहे हैं और पुरुषों के लिए भी 6,000। अगर कोई प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड महिलाओं के नाम है और उनके खाते में सम्मान निधि आएगी तो उनको 12,000 रुपए दिए जाएंगे और पुरुषों को केवल 6,000 मिलेंगे। तो याद रखिएगा 100 दिन की गारंटी देने की योजना कौन सी थी? हमारी मनरेगा थी। क्लियर रहेगा 100% क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद अगले में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई है? मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो मैक्सिमम इनके द्वारा लिखी गई, लेकिन एक या दो पुस्तक ऐसी है जो बिल्कुल नहीं लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष? सी ऑफ पोपीज, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, खसखस का सागर, भूखा ज्वर। इसने कोर हिंदी कर दी इसकी, इसे पुस्तकें इसी प्रकार होती हैं लेकिन इसने इसका कोर हिंदी लिखा है, ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। ये रहेगा सी ऑफ, ऐसी पुस्तक लिखेगा वो, सी ऑफ पॉपीज। पर आप पढ़ पा रहे होंगे इतनी उम्मीद है। रिवर्स ऑफ स्मोक और द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कौन सी पुस्तक लिखी गई? अमिताभ घोष के द्वारा कौन सी नहीं लिखी? तो याद रखिएगा द एंड ऑफ इमेजिनेशन के अलावा बाकी पुस्तक किसने लिखा है? पूरी की पूरी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लालिया के द्वारा लिखी गई है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक लैला और मजनू या पर्टिकुलर जूलिया एंड रॉबर्ट, विश्व इतिहास की काफी ज्यादा फेमस पुस्तक है जूलिया एंड रॉबर्ट। ये लिखी गई किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर द्वारा। इन्हीं के कारण वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे और 14 फरवरी को वो बुक क्या होती है? इनॉग्रेशन के लिए जाती है और पूरी तरह से सक्सेसफुली रही। तो याद रखिएगा इसका पर्टिकुलर द एंड ऑफ इमेजिनेशन लैलिया द्वारा लिखी गई। बाकी पुस्तकें आपकी तीनों, सी ऑफ पेपूज, द हंग्री टाइड एंड रिवर ऑफ स्मोक, इन तीनों के राइटर कौन है? अमिताभ घोष। बिल्कुल याद रखिएगा, दो पुस्तक अभी तक हमने पढ़े हैं, दोनों 100% याद रखेंगे। क्लियर रहेगा पूरी तरह से? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान यहीं रहना है पर्टिकुलर। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट। वित्त मंत्री ने मित्रा योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यह योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? फिर क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज proposed to launch the Mitra scheme. This scheme is related to which of the following sector? Education, textile, transport, insurance. मित्र योजना किससे संबंधित है? जल्दी से, दो योजनाओं से क्वेश्चन हमारे आए हैं, एक मनरेगा और नरेगा आ गया, दूसरा हमारा बना है मित्रा योजना। मित्र योजना किससे संबंधित है? ये पूरी तरह से आपकी जो योजना है ये कारखानों में, कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित है। तो ये पूरी तरह से किससे संबंधित होगी बेटा? टेक्सटाइल से। किससे संबंधित है? टेक्सटाइल या कपड़े से। और इस समय टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? कपड़ा मंत्री या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास है? मोदी जी ने अभी इंटरिम बजट प्रस्तुत किया, उस पे कपड़ा मंत्री किसके पास है? पीयूष गोयल। बिल्कुल याद रखेंगे, जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे, आजकल रेलवे मिनिस्टर कौन है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। पीयूष गोयल आपके कपड़ा मंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे मिनिस्टर वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव है, बिल्कुल याद रखें। और मित्र योजना पर्टिकुलर किसके लिए लॉन्च की गई है? मित्र योजना पूरी तरह से लॉन्च की गई है टेक्सटाइल या इसके लिए। क्लियर रहेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमने चर्चा की 5 क्वेश्चनों की, पांचों आपको 100% क्लियर रहेंगे। तो नेशनल एंथम या नेशनल एनवलप में कितने पशु थे वो आपको कमेंट करके बता देना है। कितने थे? 4। अगली जो चर्चा है, अगला पर्टिकुलर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि के बारे में बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट अबाउट द कंटिन्यूअस फंड? आपके 3 प्रकार के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिन्यूअस फंड एंड तीसरा होता है पब्लिक फंड, जो आपका लोक के लिए चलता है। तो इसने पूछा आकस्मिक निधि कौन से आर्टिकल में है, ये भी हमने कराया है। आकस्मिक निधि जो है वो पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 267 किसमें है? अनुच्छेद 267। कंसोलिडेटेड फंड किसमें है? कंसोलिडेटेड फंड की बात की जाए
या संचित निधि? जो आपकी संचित निधि जिससे प्रेसिडेंट की सैलरी जाती है, इट इज ऑन 266। और 267 में क्या है? आकस्मिक निधि, या इसे जानते हैं कंटिन्यूअस फंड के नाम से। कॉन्टिन्यूअस क्लियर रहेगा। और इससे प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है और दोनों का मालिक प्रेसिडेंट ही होता है। इस वजह से यह आर्टिकल कौन सा बना? 267। 270, 269, 268 से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आप याद रखिएगा। क्लियर? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 44। और ये जल्द ही उत्तराखंड में लॉन्च होने वाला है, इसलिए आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 6। पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। 6 तक आपको पूरी तरह से क्या है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? Which is the highest mountain peak under the Vindhyachal mountain range in मध्य प्रदेश? चौरागढ़ पर्वत, गुडगिल पीक, धूपगढ़, कैस्केड शिखर, सबके बारे में चर्चा होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए पर्टिकुलर इसका आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो स्थित है, इसका सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया। दोनों के हाईएस्ट पीक के बारे में। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर सर्वोच्च शिखर जो है वो जाना जाता है पर्टिकुलर सद्भावना पीक। बोले सर सद्भावना तो आंसर ही नहीं है। सद्भावना पीक या उसी को गुडविल कहा जाता है या सद्भावना पीक या इसी को गुडविल पीक के नाम से जानते हैं। चौरागढ़ ये आपकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है मालवा रेंज की। धूपगढ़ आपकी पचमढ़ी की सबसे ज्यादा है। और कैस्केड शिखर जो होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन के रूप में बनता है। माउंट आबू गुरु शिखर जो है वह आरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर मध्य प्रदेश के रीजन में जाएगा तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बनेगी? सद्भावना शिखर या इसी को गुरु शिखर के नाम से जाना गया। क्लियर रहेगा 100%। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश पे क्यों पूछा? क्योंकि अभी अभी यहां क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ। तो यहां की राजधानी क्या हो गई? भोपाल। मुख्यमंत्री अभी अभी बने हैं, नाम है उनका, क्या नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का? डॉक्टर मोहन यादव। 2 डिप्टी सीएम बने हैं यहां। फिर इसके बाद पर्टिकुलर भजन भाई मंगू भाई पटेल यहां के कौन है? गवर्नर है। याद रखिएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की है वो गुडविल पीक के नाम से या सद्भावना चोटी के नाम से इसे जाना गया। क्लियर रहेगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7th के बाद अगला क्वेश्चन 8th। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इतने सारे नृत्य पढ़े सर, हर क्लास में कुछ नया नृत्य आ जाता है। हर क्लास में कुछ नए नृत्य आते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कुड नृत्य खाली स्थान के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। कुड डांस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। क्लियर करिएगा जल्दी। कमेंट करके आपको बता देना है। देखिए अब कुड नृत्य है। कुड नृत्य आपका वहां से संबंधित है जहां पर बर्फीला एरिया ज्यादा पड़ता है। और पर्टिकुलर वहां का नृत्य एक फेमस है दुमहल। दुमहल के बाद दूसरा नृत्य है राउफ, तीसरा नृत्य है वहां पे दफ। तो आप याद रखिएगा द फेमस फेस्टिवल, द फेमस इज द कुड इज एसोसिएटेड विथ। कुड किससे संबंधित है? कुड आपका संबंधित है जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुकी है और वहां पर अब कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहां के? मनोज सिन्हा। कौन है बेटा? मनोज सिन्हा। और कुड नृत्य कहां का नृत्य है? कुड नृत्य कहां का नृत्य है अगर पूछा जाएगा तो याद रहेगा कहां का? जम्मू कश्मीर। जम्मू के अन्य नृत्यों की बात की जाए तो दूसरा नृत्य था दुमहल, राउफ, राउफ लाला से याद रखेंगे, और डफ, ये नृत्य थे। हरियाणा का नृत्य कौन सा था? हाँ कर्मा भी था। हरियाणा की बात की जाए तो झूमर, और दूसरा नृत्य होता है यहां पे भांगड़ा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बहुत ट्राइबल डांस हैं।
ट्राइबल डांस में पहला डांस है यहां पे विमला, दूसरे नंबर पे नृत्य होता है रीना, बिमला रीना, इसके बाद कर्मा, कर्मा के बाद माच, माच के बाद मटकी, ये पूरे नृत्य यहां के हैं मध्य प्रदेश। बिमला मतलब बिना शादी के नृत्य हो, बिना मिले हुए तो बिमला, जब शादी के बाद वही प्रेमी युगल डांस करता है तो रीना, ट्राइबल डांस कर्मा, माच शरीर पे अगर ऊपर महिलाएं मटकी रख रख के नृत्य करती हैं उसे कहते हैं मटकी। केरल का दो क्लासिकल डांस याद रखेंगे, कथक कली एंड मोहिनी अट्टम, कथक कली एंड मोहिनी अट्टम। तो कुड नृत्य कहां का है? जम्मू कश्मीर। कुड कहां का बना? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल 370 यहां से हटाई गई है और यहां से पर्टिकुलर ये पूरा सिनेरियो बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये उन्हीं से बनेगा जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे जिंदगी में। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used as primary means of implementing the monetary policy of the monetary policy होती क्या है? मौद्रिक नीति का मतलब है कि आप पैसों का आदान प्रदान सरकार क्या करे? बैंक में बनाए रखे, मतलब मार्केट में पैसा बना रहे, तो उसके लिए जो रेट चलते हैं उसे मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 4 प्रकार से चलते हैं। जो सबसे पहला सिनेरियो है हमारा इसमें, सबसे पहले की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रलाइज मैनर में होता है और ये बहुत सारे रेट चलाता है, बीआर, आरआर, ट्रिपल आर और एमएसआई। बीआर क्या है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसमें बहुत मामूली सा अंतर है, ये कोई भी आम लोगों के लिए नहीं होते, सब बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। इसके नीचे सपोज करिए आपका सबसे बड़ा बैंक जो आप लोग नाम सुनते हैं इस बार को, एसबीआई। मान लीजिए एसबीआई वाले को पैसे की जरूरत पड़ी, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप बैंक जाएंगे। एसबीआई वाले को पैसे की जरूरत पड़ी तो आपके पास नहीं आएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। अब देखिए, एसबीआई गया आरबीआई के पास, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए जाए, किसके लिए बेटा? ज्यादा समय के लिए जाए, तो आरबीआई फ्री में तो पैसा देगा नहीं, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा? आरबीआई। किस पर लगाएगा बेटा? एसबीआई। एसबीआई मतलब बैंक। जब ये बैंक है और बैंक पर क्या लगाएगा? रेट, तो उसे कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? वह रेट जिस पर आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। जब लॉन्ग टर्म पे देगी तो उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट। यही टर्म घटा के हम क्या कर दें? शॉर्ट। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम के लिए। अगर यही सिनेरियो है तो ये आपका होता है रेपो रेट। इसे क्या कहते हैं बेटा? रेपो रेट। और जब कभी मानिए आपके पिताजी को जरूरत पड़ जाए आपसे पैसे के लिए, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी ये, तो देश की जब ये बैंक आरबीआई, जब देश का आपका आरबीआई पैसे की डिमांड करने लगे तो पर्टिकुलर इस बार प्रोसेस रिवर्स हो गई। लेकिन जब ये पैसे ले रहे थे तो ये रेट लगा रहे थे, तो इस बार भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। सेम कहानी, कितने समय के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसे कहते हैं ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। जब कोई बैंक आरबीआई को पैसा देता है, कितने समय के लिए? कम समय के लिए। 3 रेट क्लियर हो गए। तो मॉनेटरी का पहला रूल जो होता है उसे जाना जाता है किस नाम से? रेपो रेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रेपो रेट। वर्तमान में रेटों की जो बात की जाए उसके लिए अलग से आपको पर्टिकुलर क्या है क्लासेस प्रोवाइड होगी। कमेंट सेक्शन पे आप क्या करिएगा उसको बता दीजिएगा। बाकी की चर्चा हम आपको एट द एंड में आपको बता दिया जाएगा कि वर्तमान में कितने चल रहे हैं। बायबिस्कल पॉलिसी में क्या है, इनका अलग अलग सिनेरियो चल रहा है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आपके जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताए जाएंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आरआर, बीआर, एमएसएफ और साथ में आप बताइएगा सीआरआर कितना चल रहा, और सीआरआर के बाद एसएलआर, ये दोनों भी आपको कमेंट कर देना है। ये डिपॉजिट की गारंटी होते हैं आपके, इनके बारे में भी चर्चा हमने किया है। तो अगर मौद्रिक नीति की बात आएगी तो उसके लिए याद रखिएगा रेपो रेट। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई इंटरबैंक ऑफर दर, ये बहुत पुराने जमाने में चला करती थी।
आजकल ये नहीं चलती। वचन पत्र किसानों के लिए लागू होते हैं। जब सरकार कोई नई पॉलिसी लाती है तो उसके बिहाफ पे क्या जारी करती है? प्रोमिसनरी नोट होते हैं। सरकार प्रॉमिस करती है कि अगर आप मनरेगा चलाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आजकल मोदी जी कहते हैं नौकरी मत करिए और पर्टिकुलर बिजनेस ओपन करिए। तो बिजनेस के लिए प्रोमिसनरी नोट, बहुत सारे स्किल इंडिया प्रोडक्ट, स्किल डेवलपमेंट योजना, ये सब चला रहे हैं। इसके बाद कॉल मनी मार्केट, यह भी एक प्रकार का मनी टूल है जिसपे क्या होता है, आपको एक रात के लिए सरकार क्या करती है, लोन देने की फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। उसे कॉल मनी मार्केट कहा गया। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात आएगी तो वो पूरा का पूरा किससे नियुक्त होता है? रेपो रेट से। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 20 जनवरी 2022 को 20वां एएफसी महिला एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस राज्य में शुरू हुआ? ऑन 20 जनवरी, आपके एग्जाम में क्योंकि काफी दिन बाद हो रहा इसलिए 22-23 के महत्वपूर्ण खेल आयोजनों का भी आपको क्वेश्चन कर लेना है। On 20th January 2022, the 20th AFC Women Asia Cup Football Tournament started in which state? कहां पे चालू किया गया? ये चालू किया गया आपका सिटी ऑफ ड्रीम, सपनों का शहर, जिसे जाना जाता है मुंबई। और मुंबई कौन से राज्य से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से। तो हम याद रखेंगे महाराष्ट्र। लेकिन हम याद रखेंगे इस बार का फीफा मैन वर्ल्ड कप किसने जीता? ये पर्टिकुलर जीता किसने? अर्जेंटीना। इसका स्पॉन्सर कौन था? स्पॉन्सर किया था इसको किसने? बाइजूस ने। अर्जेंटीना क्या था इसका? काफी ज्यादा विजेता बना। और व्यक्ति का नाम था जो ग्लोबल बना था, वो था लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट अवार्ड और बाकी चीजें भी इनको दी गई थी। क्लियर ना? हराया किसको? यह भी क्वेश्चन याद रखेगा। अर्जेंटीना फ्रांस के कप्तान मेम्बाम्बे, उनका पर्टिकुलर काफी ज्यादा रोल रहा। तो आप याद रखिएगा कि इस बार का जो एएफसी था वो पर्टिकुलर महिला एशियन फुटबॉल महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर रहेगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फीफा विश्व कप किसने जीता था? पूरी तरह से आप याद रखिएगा, इनके लिए अलग से क्लासेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। यह भी आपका ट्राइब से संबंधित है। डंडा यात्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डंडा यात्रा डांस बिलोंगिंग टू? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम। इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जो आपके बिलोंग करते हैं ट्राइबल से, मतलब जनजातियों से संबंधित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा है तो डंडा यात्रा एक प्रकार की ट्राइब होती है जो पूरे के पूरे आपके पाई जाती है उड़ीसा रीजन में। कौन से रीजन में पाई जाती है? उड़ीसा। तो याद रखेंगे द राइट आंसर इज द उड़ीसा। बिहार के नृत्य की बात की जाए तो बिहार में फेमस डांस, बिहार झारखंड सब जगह छाऊ था। झारखंड में फेमस था सरहुल और कर्मा। असम के नृत्य की बात की जाए तो बिहू। छत्तीसगढ़ के नृत्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पड़वानी, और दूसरा डांस काफी ज्यादा फेमस था सुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था महाराष्ट्र में लावड़ी। राजस्थान के नृत्य की बात की जाए तो राजस्थान में हमेशा आ रहा है कालबेलिया। राजस्थान में इंपॉर्टेंट डांस था हमारा कालबेलिया। तो ये आपके डंडा यात्रा जो ट्राइब है और जो डांस है, ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। और इसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या होती हैं, इसमें चलती हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। डंडा यात्रा कहां है? तो उड़ीसा। अब आप बता दीजिएगा उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो याद रखिएगा उड़ीसा में नेशनल पार्क की बात की जाए तो एक लड़की थी, लड़की का नाम था कनिका, और कहा गया अंदर चली जाओ तो उसका नाम क्या पड़ गया? भितरकनिका। तो पहला नेशनल पार्क बन गया था भितरकनिका। और ये लड़की काफी सिंपल थी तो दूसरा नेशनल पार्क था यहां पर सिंपली पाल। दूसरा कौन सा बना था? सिंपली पाल। बहुत फेमस है। मुख्यमंत्री है यहां पे कौन? नवीन पटनायक। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहां पे एयरपोर्ट कौन सा है? सावित्रीबाई जिंदल और बीजू पटनायक, ये दोनों एयरपोर्ट स्थित है। तो याद रहेगा डंडा यात्रा कहां का है? उड़ीसा का। सुआ डांस कहां का है? बिल्कुल याद रखिएगा, सुआ छत्तीसगढ़। पड़वानी कहां का था? छत्तीसगढ़ का। और ये पर्टिकुलर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। सरहुल और कर्मा के बाद 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जल्दी से हम चर्चा करेंगे
कि कौन सा बना, क्या चीजें हैं इसमें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पे बनेंगे। क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिंपल मेट ऋषि के लेखक कौन है। इंग्लिश में आएंगे ज्यादा सही पड़ेगा आपको। व्हेन डिंपल मेट ऋषि पब्लिश्ड इन 2017, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अब 2017 की पुस्तक कैसे याद रखेंगे सर, इसके लिए वो पुस्तक हम याद रखेंगे जो मैन बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड थी। केवल वो पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। और इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, फिर इसके बाद सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो किसको दिया गया, वहीदा रहमान को, याद रखिएगा इस साल का। तो पर्टिकुलर व्हेन डिंपल मेट ऋषि के लेखक कौन है, चेतन भगत, राहुल मेहता, संध्या मेनन, नितिन चानिनी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है संध्या मेनन। इसको लिखा किसने है, संध्या मेनन। आज हमने 3 पुस्तकें यहां पे देखी हैं। तो एक क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रहा हूं, सन 1870 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको बता देना। राइट आंसर 1870 में किसने किया, बंगाल गैजेट। और इसको प्रस्तुत किसने किया था, एंगस्टस ने, जेम्स एंगस्टस विक्की। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी को स्वर्णा नदी के नाम से जाना जाता है। विच रिवर इज नोन एज स्वर्णा रिवर, चंबल रिवर, क्षिप्रा नदी, सोन नदी, तवा नदी। उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख नदी है ये। और उत्तर प्रदेश का जो आपका डैम है पर्टिकुलर रिहंद डैम, वो इस नदी पे बना है। तो पूछा गया स्वर्णा नदी किसको कहते हैं, सोन नदी। जो आपकी सोन नदी है निकलती कहां से है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पर्टिकुलर क्षेत्र बनता है ये शहडोल, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। चंबल नदी राजस्थान के साथ निकलती है। क्षिप्रा के किनारे हमारा था शहर कौन सा, उज्जैन। और तवा नदी सबको पता है नर्मदा की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी परियोजना तवाबाद परियोजना इस पे बनी है। तो किस नदी को स्वर्णा नदी कहा गया, सोन रिवर। इस पे मध्य उत्तर प्रदेश में एक डैम बना है रिहंद डैम या रिहंद बांध, ये सोन नदी पर ही बनाया गया है, इसलिए आप याद रखेंगे। क्लियर ना। और ये मिलती कहां है, सोन रिवर बहते 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 बिहार का स्थान आता है सोनपुर, मतलब पटना बिहार में मिलती। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में ही लगता है। और वहीं पर्टिकुलर ये नदी जाके क्या होती है, मिल जाती है। तो ये आपको 100% क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 14, जाट जाटिन, जाट जाटिन चर्चा करेंगे बस थोड़ी देर। जाट जाटिन डांस बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। 2 और 3 दोनों, योर ऑप्शन इज द उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो जो लोग बिहार जा रहे हैं उनके लिए बता दे, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, इसलिए पर्टिकुलर दोनों इसके ऑप्शन सही होंगे, सेकंड एंड थर्ड। अगर ऑप्शन दोनों है तो 100% कौन सा होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। बिहार और झारखंड दोनों में ये करने जाला, हम मैक्सिमम बिहार लगा के आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के नृत्य बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल बात की जाए तो कथक, उसके बाद है चरहुल या चरकुल, उसके बाद है नौटंकी, नौटंकी के बाद है कजरी, कजरी के बाद है लट्ठमार होली, जैता। ये सब नृत्य यहां पे क्या है, काफी ज्यादा होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको क्लियर हुआ। जाट जाटिन, पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा, पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा काफी ज्यादा क्या रहा, इसमें इंपॉर्टेंट रहा और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा क्या होगा, जरूरी होगा। तो फिर अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, ये कम से कम 8 से 10 बार आया है, 8 से 10 बार आया। द आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertaining टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इसे गिना जाता है, इसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत क्या है, गिना जाता है। और उसी के बिहाफ पर यह पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। योर ऑप्शन इज आर्टिकल 30, 17, 21, 16।
30, 17, 21, 16 आपको पता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो चालू होते हैं। पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी या इसे जानते हैं समानता का अधिकार। इसे जाना जाता है किस नाम से? समानता का अधिकार। और यह आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। 14 कहता है कानून के समक्ष समान होंगे। 15 कहता है जाति धर्म लिंग के समान समान होंगे, राइट इक्वलिटी जेंडर कॉस्ट लॉ। 16 कहता है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार सभी को है। 17 कहता है, 17 में खतरा अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल नंबर 17। 18 कहता है हमारा एबोलिशन ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत होना चाहिए। 21 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, आपको कार्य करने के या शिक्षा लेने का अधिकार है। 16 हमने पहले ही बता दिया। 16 किसके बारे में है? लोक नियोजन में समान अवसर, बिल्कुल याद रखेंगे, लोक नियोजन में समान अवसर। पब्लिक में इंपॉर्टेंट काम के लिए जो आपका पूरा का पूरा काम है, और इसी के तहत रिजर्वेशन दिया गया। उम्मीद है पूरी तरह से यह आपको क्या होगा, क्लियर रहेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है हमारा 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी खालिस्तान ने की थी। ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। आपको पता होगा ये जो एशियन गेम्स थे कहां हुए थे? हांगजोई, चाइना। कहां पे हुए थे? हांगजोई, चाइना पे ये पूरी तरह से गेम हुआ और इसमें पूरी चीजें चली थी और भारत ने इस पे पोजीशन भी सही थी। इंडिया की पोजीशन क्या थी इसमें? अच्छा, चलिए बात करते हैं। इंडिया जो था कौन से नंबर पे था? 4th नंबर पे। इंडिया इज द पोजीशन ऑफ 4th, द टोटल मेडल ऑफ 107। लेकिन मेजबानी किसने की? मेजबानी चाइना ने किया। किसने किया था? चाइना। चाइना का प्लेस कौन सा था? हांगजो, हांगजो चाइना। भारत की पोजीशन कितनी थी? 4थे नंबर पे भारत था और इसमें क्रिकेट वगैरह भी शामिल किए गए थे। भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता था। इसमें भारत का क्या जीता था? क्रिकेट वर्ल्ड कप, सॉरी, क्रिकेट का गोल्ड मेडल। क्रिकेट का गोल्ड मेडल भी उसने क्या किया था? जीता था। उसी के बिहाफ पर ये चीजें बनी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17। आल्प्स पर्वत, क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? माउंटेन और उनके प्रकारों से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो आल्प्स पर्वत किस प्रकार का है? पुराना वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है? और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला की क्या है। तो आपको पता है हिमालय जो है वो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन आल्प्स पर्वत बिल्कुल नया नया युवा वलित पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन। अगर आपसे पूछेगा न्यू फोल्डेड, तो न्यू फोल्डेड की बात की जाए, नवीन बलद की, तो वो है हमारा कौन सा? हिमालयन। और अगर आपसे पर्टिकुलर बात की जाए अगले की आल्प्स पर्वत, तो आल्प्स कैसा है आपका? यंग फोल्डेड माउंटेन या युवा फोल्डेड माउंटेन है आल्प्स। क्लियर रहेगा। आल्प्स पर्वत। और हिमालय कैसा है? न्यू फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं? एक ये जमीन है, एक ये जमीन है, दोनों जमीन आपस में क्या है? मिलती जाएंगी और अचानक से ऊपर की ओर उठ जाता है। एक पर धरती, ये एक धरती आपस में आ रही है और अचानक से क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा और इसी ऊपर के उठे हुए उठने को माउंटेन कहा जाता है। और ये बिल्कुल नया है, इसलिए इसे यंग फोल्डेड माउंटेन। और हिमालय में जहां आज हिमालय है, पहले वहां टेथिस नाम का सागर था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? न्यू फोल्डेड माउंटेन के नाम से। क्लियर रहेगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी पंचवर्षीय योजना को हेराड डोमार मॉडल कहा जाता है? प्रथम,
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपके एग्जाम में 100% 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हेराड डोमार मॉडल 1951 से लेके 1956 तक 5 ईयर प्लान चले, 1951 से लेके 1956 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना को ही जाना जाता है किस नाम से? हेराड डोमार मॉडल के नाम से। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालोनोबिस मॉडल कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल, महालोनोबिस मॉडल के नाम पर यह उदाहरित है या पूरी तरह से चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बिहाफ पर ये पूरे के पूरे क्या है? कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का दूसरा नाम क्या बना था हमारा? पर्टिकुलर जाना गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराड डोमार मॉडल। 19 निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कार्बन ट्रेडिंग योजना चालू की? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंट स्टार्ट इन द कार्बन ट्रेडिंग स्कीम? इंडिया, यूएसए, चाइना, ब्राजील। कार्बन ट्रेडिंग है क्या? एक कार्बन डेटिंग होती है और एक कार्बन ट्रेडिंग होती है। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? इधर उधर चलाना, या उसके बिहाफ पर पूरी की पूरी चीजें क्या होती हैं? इसमें चलती हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग ये सबसे करने वाला जो व्यक्ति था वो था चाइना। कौन सा था? चाइना, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये पर्टिकुलर आपके लिए काफी ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट बनेगा, तो याद रखेंगे इसके बारे में। क्लियर? तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर, वो कौन सा बना हमारे लिए? वो बना चाइना या चीन के ऊपर। ये आपका 19 क्वेश्चन। और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20th क्वेश्चन की बात करेंगे और 20वां क्वेश्चन ये रहा। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तक्कोलम युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। विच बैटल लीड टू द डाउनफॉल द विजयनगर एम्पायर? बैटल ऑफ तकोलन, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ कनवा, बैटल ऑफ पानीपत। ये हम आपको पढ़ाया गया, जल्दी से बताइए। विजयनगर का साम्राज्य जो पूरी तरह समाप्त हुआ, दैट पर्सन नेम इज द तालीकोटा। किस नाम से जाना गया? तालीकोटा। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। कब किया? 1336 में। विजयनगर कर्नाटक का एक साम्राज्य। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? 26 जनवरी 1565। 1565 किसके किसके बीच? बहमनी साम्राज्य व विजयनगर के बीच। और इसमें विजयनगर पूरी तरह समाप्त हुआ और बहमनी साम्राज्य क्या हुआ? आगे बढ़ गया। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना और यह आपका अंतिम क्वेश्चन था। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। प्रीवियस आपके पूरे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं और यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बना। अब कुछ हम बात करेंगे किसके बारे में? इंपॉर्टेंट करंट के बारे में। 4 से 6 क्वेश्चन जो आजकल करंट न्यूज में है उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा है, केन्या ने कोल्टन निक्षेपों की खोज की पुष्टि की। केन्या ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन जमा की खोज की घोषणा की। कोल्टन क्या है वो भी बात करेंगे। कोल्टन कोलबाइंड टैटलाइट का संक्षिप्त रूप नाइबोयम और टैंटलम से बना हुआ एक मूल्यवान क्या है? खनिज है, जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग, जो आपके सिलिकॉन आपने देखा होगा, सिलिकॉन से महंगा जो मटेरियल इन्होंने बैटरी में लगाया है, दैट इज नोन कोल्टन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड टैटलाइट। कोबाल्ट आपको पता होगा विटामिन B12 में भी यूज होता था इसका, कोबाल्ट का, और बैटरी बनाने में काफी प्रयोग। तो ये लेटेस्ट में कहां पाया गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, ये पाया गया है हमारे कहां पर? केन्या में। केन्या में पाया गया है। ये किस में प्रयोग होता है? इलेक्ट्रिक कार, बैटरी और स्मार्टफोनों में इसका प्रयोग होता है। इसलिए आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो पूछेगा रिसेंटली कौन से देश ने कोबाल्ट या कोल्टियम की खोज की है? वो कौन सा देश है? केन्या। याद रखिएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। आईईए की बिजली 2024 रिपोर्ट। बिजली 2024 रिपोर्ट में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमानों के अनुसार भारत की बिजली की मांग चीन से आगे निकल गई है और 2026 तक दुनिया के सबसे तेज विकास दर होगी। 2024-26 के दौरान
भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग 6.5% आंकी गई। मजबूत विस्तार से अगले 3 वर्षों में भारत की अतिरिक्त बिजली, मतलब भारत में चाइना को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में क्या कर दिया है, मांग में ज्यादा कर दिया है। भारत में जनसंख्या भी क्या हो चुकी है, ऑलमोस्ट 140 करोड़। तो ये लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति के 2-2 3-3 घर होते हैं, और यहां पर क्या है, बिजली की मांग सतत क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड्स ज्यादा है, और एग्रीकल्चर के लिए पूरा का पूरा मोटर पंप सब चलाने की जवाबदारी किस पर है, इलेक्ट्रिसिटी पर। सोलर पावर को, इसीलिए सोलर एनर्जी पर मोदी जी ने काफी जोर दिया है, सब्सिडी भी बढ़ा दिया है, और आगे आने वाला समय पूरा का पूरा सोलर पर बेस्ड होगा। तो कोबाल्ट एटम जो था वो बिजली की मांग कहां बढ़ी, चाइना को हमने पीछे छोड़ा। अगला CNC 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर। 2024 खेलो इंडिया का शीतकालीन खेलों के शुभंकर और लोगों का हाल ही में अनावरण किया गया। क्षेत्र की जैव विविधता को ध्यान रखते हुए CNAC या शान नामक हिम तेंदुए को, किसको बनाया गया है, शान नामक हिम तेंदुओं को आधिकारिक शुभांकर घोषित किया। लोगो भारतीय तिरंगे और लद्दाख के प्रतीकों को एकीकृत करता है, और यह भारत में ही हो रहा है। शीतकालीन ओलंपिक इस बार यहीं पे है, और उसी के बिहाफ पर 2024 का खेलो इंडिया, ये हर राज्य इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के लिए। तो इसका पर्टिकुलर शीतकालीन खेलों का शुभंकर CNAC लद्दाख के जो तेंदुआ है उसको, और इसके लिए फेमस नेशनल पार्क आपका जो क्लाउडेड लेपर्ड या क्लाउडेड तेंदुआ के लिए होता है, वो नेशनल पार्क है आपका कहां पे, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, उसी के लिए काफी ज्यादा फेमस रहेगा। तो तीनों करंट अफेयर्स आपको याद रहेंगे। पहला हमने पढ़ा है कोबाल्टम जो प्रयोग होता था केन्या में मिला, इलेक्ट्रिसिटी मांग में हमने बाहर कर दिया है पर्टिकुलर चाइना को, और तीसरा हमारा बना खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन और शुभंकर बन चुका। अगला खेलो इंडिया गेम्स ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने और भारत को जमीनी स्तर पर खेली प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक क्या है, ये पहल है। खेल 2 चरणों में आयोजित किया जाएंगे। पहला चरण 2 से 6 फरवरी लद्दाख में, और दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी गुलमर्ग जम्मू, मतलब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेला जाएगा। लद्दाख चरण में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। जम्मू कश्मीर चरण में स्की पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिंग और गोडला प्रतियोगिता। पहली बार है कि वार्षिक खेल इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी लद्दाख में की जा रही। 2020 से पिछला संस्करण केवल जम्मू में था। इस बार आपको पता होगा 2019 में दोनों को डिवाइड कर दिया गया, जम्मू अलग लद्दाख अलग, और दोनों यूनिट टेरिटरी की वजह से इसको अलग अलग करे जाते हैं। तो आइस हॉकी की ये कहानी है। तो आप याद रखिएगा इस बार का खेलो इंडिया शीतकालीन मूवमेंट कहां हुआ, जम्मू और लद्दाख दोनों जगह हुआ। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव ने भारत की पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुओं की आबादी मूल्यांकन रिपोर्ट, भारत में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की। इनके अनुसार 70% से अधिक को कवर करने वाले अव्यवस्थित सर्वेक्षणों के आधार पर भारत में 718 हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया जा रहा। और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हिम तेंदुओं श्रेणी के राज्यों में भारत में जनसंख्या का आकलन कार्यक्रम का समन्वय किया। केवल 718 इसमें क्या है, बचे हुए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास शाडा ट्रांसक्यू का उद्घाटन, यह किसके किसके बीच होता है, भारत और सऊदी अरब के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है। जनवरी में राजस्थान में शुरू होगा। इसका उद्देश्य सैनिकों के बीच अंतर संचालनी सौहार्द और मित्रता का विकास करना। 10 फरवरी तक चलेगा। इसका नाम है साडा ट्रांसक्यू। सऊदी दल में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 कर्मी शामिल होंगे और भारतीय तल के मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के 45 कर्मी, टोटल 90 लोग मिलकर क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन करेंगे। और आप याद रखेंगे सूर्य कर्ण किसके किसके बीच का है, भारत और नेपाल के बीच का ज्वाइंट सेशन है। बिल्कुल याद रखेंगे ये करंट अफेयर्स। भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा खेला गया है, पर्टिकुलर कौन सा है, शाडा ट्रांसक्यू। अगला, $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित। भारत ने 6 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, मतलब हमें कहां ग्रोथ करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, समुद्री और कृषि, खिलौने और फार्मास्यूटिकल्स जो दवाइयां वगैरह है के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2030 तक अपने $1 ट्रिलियन के माल निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया। 70% हालिंग करने में मदद कर सकेगा। मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार वाणिज्य और उद्योग के अनुसार इन क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2030 तक निर्यात में 670 ट्रिलियन तक पहुंचने की है। भारत जो है लोकल फॉर वोकल के प्रोडक्ट पर चल रहा है, इसलिए इन 6 क्षेत्रों में काफी ज्यादा ग्रोथ के लिए भारत मदद कर रहा है। और कहां तक पहुंचना है, 670 ट्रिलियन तक, 1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर भिखारियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय पहल किया गया है।
होता क्या है, आप कहीं घूमने जाते हैं, फुटपाथ पे जाते हैं, वहां बहुत सारे भिखारी मिलते हैं। केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति में लगे वयस्क और बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए भारत भर में धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के 30 शहरों की पहचान की है। वर्ष 2026 तक इन स्थानों में भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है। अगले 2 वर्षों में शहर और जोड़े जा सकते हैं। आपने मुंबई में एक भिखारी को देखा होगा, करोड़ों रुपए के उसके फ्लैट हैं, गाड़ियां हैं, तो वो कहां से सुबह से उठता है और अपने पीछे एक गिरोह है, 100 लोगों को भीख मंगवाने चढ़ाता है, और वो सुबह से शाम तक अगर 100-100 रुपए भी इकट्ठा कर रहे हैं, 500-500 रुपए भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो 5,000-7,000 रुपए उसकी पर डे की इनकम है। और आप एक कमाने वाला व्यक्ति 2,000-3,000 कमा पाता है, तो उसने उससे क्या कर लिया, अपने बहुत से 100-100 रुपए उनको दे दिए, बाकी फ्लैट, गाड़ियां ये सब खरीदी। तो सरकार इसको क्या करना चाहती, बंद। आप रोडवेज में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, सुबह सुबह शाम शाम कोई आ जाता है, हमें पैसे दे दीजिए, ये कर दीजिए, गाड़ी चढ़ गई, ये हो गया। तो वो पूरी कहानी यहां से भिक्षावृत्ति, जो लोग पैसे देते हैं वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको दान देना है तो ट्रस्ट में दीजिए या पर्टिकुलर कुछ सामान दीजिए, ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे उनका फायदा हो। पैसे देकर बहुत लोग होते हैं जो मदिरा पान करते हैं, तो अपना घर भी बर्बाद हो रहा। तो भिक्षावृत्ति को ऐसे में बढ़ावा मिलता। मैं ये नहीं कहता कि उसके खिलाफ हूं, मदद करना सही है, लेकिन वो देखकर आप करिए। भिखारियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना बनाई गई है, जिसमें स्माइल योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए समान दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, और राष्ट्रीय पोर्टल और मोबाइल ऐप इसके द्वारा क्या किया जाएगा, लॉन्च करेंगे, और रियल टाइम पे इनकी हम क्या कर पाएंगे, ट्रैकिंग हो पाएगी। स्माइल योजना क्या है? स्माइल योजना फरवरी 2022 में रुपए के आवंटन से शुरू की गई। 2021-22 से 25-26 तक 365 करोड़। लाभार्थी कौन है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति। ये स्पेसिफिक चालू की गई है ट्रांसजेंडरों के लिए। जो योजना चालू हुई, स्माइल याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास एवं आजीविका के अवसर, लिंग पुष्ट सर्जरी, मतलब जो लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेट कराते हैं, मेल से फीमेल, फेल से फीमेल हो जाते हैं, गरिमा गृह के युद्ध में, राज्यों में ट्रांसजेंडर की सुरक्षा बिल, राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन, भिखारियों का सर्वेक्षण। ये पूरी योजना के लिए कौन सी योजना चलाई गई? स्माइल। फरवरी 2022 से चल रही, 2026 तक चलेगी। आज का क्वेश्चन, दारोजी स्थल भालू अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दारोजी सॉल्थो बियर सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ये ऐसी प्रजाति है जो भालुओं की खत्म होने की कगार में है। तो उसके लिए क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी कमेंट सेक्शन पे देंगे। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा? थैंक यू।